हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो जैसे एलिमेंट्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इसके अलावा मेटल्स बहुत सारी हैं, है ना, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें। तो अगर अपने एलिमेंट्स की बात करें, उनकी अवेलेबिलिटी की, तो वो हमें अर्थ क्रस्ट से अवेलेबल होते हैं। अर्थ क्रस्ट का मतलब कि अर्थ के सरफेस पे और सरफेस से नीचे की कुछ जो है मीटर तक के डिस्टेंस, वहाँ पर हमें ये एलिमेंट जो हैं वो मिलते हैं। अब इन एलिमेंट्स को जैसा हम देखते हैं वैसा तो ये वहाँ से अपने को नहीं मिलते। जब भी इन एलिमेंट्स को माइंस में से निकाला जाता है तो इनकी कुछ और फॉर्म होती है, और फिर उस फॉर्म से हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको अलग करते हैं, फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं, और प्यूरीफाई करने के बाद में फिर वो हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मेटल्स जो हैं उनको उनके एक्चुअल फॉर्म से, एक्चुअल फॉर्म का मतलब कि जिस फॉर्म में वो अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से उसको उनकी जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उस फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। तो इस लेसन में हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि आइसोलेशन का जो ये प्रोसेस है वो किन किन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस of isolation of elements। ठीक, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो हैं उनका आइसोलेशन किस प्रकार से होता है और कैसे उनको हम वहाँ से जो है माइंस में से उसको निकाल कर और किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो एलिमेंट्स जो हैं उनको हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपको पता ही है एलिमेंट्स जो हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो मेटल, दूसरे नॉन मेटल, और तीसरे जो है मेटलॉइड। ठीक, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल्स जो है ये हमें माइंस में से जो मिलते हैं, जिस कंडीशन में ये वहाँ होते हैं उसको हम ओर कहते हैं। ओर यानी कि मेटल्स को किससे ऑब्टेन किया जाता है? ओर से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, मेटल के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? आयरन आ गया, Ag आ गया, Au आ गया, एल्युमिनियम आ गया, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर आ जाती हैं। नॉन मेटल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और मेटलॉइड के अंदर सिलिकॉन आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, है ना, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स के अंदर आ जाएंगे। मेटल्स जो हैं वो नेचर के अंदर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना, मेटल्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक फॉर्म तो होती है फ्री स्टेट, और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर वो मेटल्स आती हैं जो मेटल केमिकली इनर्ट बिहेवियर शो करती है।
केमिकली इनर्ट बिहेवियर शो करती है। इसके अंदर Au आ जाएगा, ठीक है, गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड के अलावा इसके अंदर आ जाएगा आपका है प्लेटिनम आ सकता है, यानी कि डी ब्लॉक के अंदर जो लास्ट में जो मेटल्स है ना वो लगभग इसके अंदर आती हैं। हालांकि जिंक और कैडमियम वो नहीं आएंगे क्योंकि वो एक्टिव है, वो +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इस प्रकार से है ना, तो इसमें Pd आ सकता है, Ag भी आ सकता है कुछ हद तक, ठीक है। तो ये कुछ एक दो एलिमेंट्स जो है मेटल्स हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। हालांकि जो गोल्ड है Ag है, आपने देखा होगा जो गोल्ड है उसको जैसा है वो वैसा ही माइंस में से निकाल लिया जाता है। उसका कारण ये है कि वो इनर्ट होता है और दूसरी किसी चीज के साथ रिएक्ट जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं करता। वैसे तो ये करता है क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा ये अपने दूसरे इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाती है गोल्ड के साथ, तो वो कैसे उससे रिएक्ट तो करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये अर्थ के अंदर अपनी प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। कंबाइंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो कंबाइंड इसके अलावा जितनी भी बची वो सारी की सारी मेटल कंबाइंड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। कंबाइंड फॉर्म के अंदर जैसे आ जाएंगी, जैसे हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम इस फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा बॉक्साइट की फॉर्म में, ये तो बॉक्साइट की फॉर्म में मिलेगा। यानी कि अगर ये मेटल है तो ये मेटल ओर है, ओर, बात समझ में आएगी ना। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन इस फॉर्म में मिलेगा, Fe2O3 में मिल सकता है, FeS2 में मिल सकता है, Fe3O4 की फॉर्म में मिल सकता है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो वो कंबाइंड फॉर्म में CuFeS2 की फॉर्म में मिल सकता है, Cu2S की फॉर्म में मिल सकता है, Cu2O की फॉर्म में मिल सकता है। मतलब ये हुआ कि मेटल जो है जिस फॉर्म में है वो इस फॉर्म में जो है वो माइंस के अंदर नहीं मिलती, अपने को ओर की फॉर्म में मिलेगी, ओर, ठीक। ओर जो होती है उसके अंदर मेटल होती है, मेटल के अलावा इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है भाई। जैसे इसकी मैं बात करूं CuFeS2 की, तो इसमें कॉपर अपने को मेटल की फॉर्म में चाहिए, तो बाकी जो कुछ भी है इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है वो क्या होगी, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज जो है इम्प्योरिटी की उसको गैंग भी कहा जाता है, गैंग, इसी को मैट्रिक्स भी कहते हैं। इम्प्योरिटी के नाम है गैंग या मैट्रिक्स, क्लियर। मेटल्स अगर ओर फॉर्म के अंदर मिलती हैं तो ओर को तो फिर क्या है माइंस में से निकाला जाता है, तो ओर जो है और मिनरल्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। मिनरल्स उनको कहा जाता है जो कि माइंस में से निकलते हैं, तो ओर भी तो माइंस में से निकलती है ना, ये भी तो माइंस में से निकलते हैं, तो ये भी मिनरल ही हुए, बेसिकली बिल्कुल सही है, मिनरल हुए। लेकिन मिनरल जो है वो जरूरी नहीं है कि इनसे अपने को मेटल मिलती हो, लेकिन और उसी मिनरल को कहेंगे जिसमें से हमको मेटल ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो सारे के सारे और जो है वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल और नहीं होते, ठीक। ये बात, ये छोटी छोटी चीजें पूछी नहीं जाती, जस्ट कंसेप्चुअल बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको आपने याद रखना। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ओर्स की, तो ओर जो है भी वो एक क्वेश्चन जो है आपको ओर पे आना ही आना है, ठीक है। आपके जो बच्चे आप में से जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका जो है 12th के अंदर जो हम एग्जाम देंगे इस बार, तो उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन इस पे आता है कि कोई मेटल दे दिया जाएगा और मेटल की ओर पूछी जाएगी कि इसकी ओर का नाम बताओ क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैं सभी मेटल की ओर को लिख रहा हूँ और आप लोगों ने उसको नोट कर लेना है अच्छे से और फिर उसको लर्न कर लेना है ताकि वो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
तो देखिए यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट ओर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम की जो ओर होती है उसका नाम होता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फार्मूला ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, Al2O3.2H2O। ठीक, तो ये बॉक्साइट का। फिर उसके बाद आता है फेल्सपार। फेल्सपार जो है KAlSi3O8, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रायोलाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में एक मेथड पढ़ेंगे हम एल्युमिनियम को प्यूरिफाई करने का, उसके अंदर यूज आएगा। तो Na3AlF6, ठीक है। कोरंडम Al2O3 को कहा जाता है। आयरन के अगर हम ओर की बात करें तो इसमें आ जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 होता है। सिडेराइट FeCO3 होता है। फिर बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो आइसोलेशन प्रोसेस है वो हमारे सिलेबस में है। तो कॉपर को याद रखना आपने, कॉपर फाइनाइट CuFeS2। कॉपर ग्लास, इसका फॉर्मूला याद रखना Cu2S। कॉपर ग्लास बोलते हैं, ग्लास नहीं है ग्लास। और ये होता है क्यूप्राइट Cu2O। क्यूप्राइट को रूबी सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक। रूबी कॉपर कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखिए जिंक का आता है जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक ब्लेंड फॉर्मूला होगा ZnS, जिंकाइट ZnO, कैलेमाइन ZnCO3। फिर इसके बाद में ये सिंगल मैंने ओ लिखे हैं। लेड का ओ जो होता है गैलेना होता है, गैलेना, और गैलेना जो है वो PbS को कहा जाता है, ठीक। फिर आता है सिनेबार Hg। सिनेबार के अंदर Hg आएगा, HgS जो है इसका और होता है। मैग्नीशियम एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, जैसे जिप्सम होता है ना ऐसे ही एप्सम होता है, ठीक है। एप्सम, तो एप्सम का फार्मूला होता है MgSO4.7H2। इसको अगर आप देखोगे तो ये पेपर में आया हुआ है। उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम जो है वो कैल्शियम का, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2 होता है। फिर Ag, और Ag जो है वो बोरॉन सिल्वर, AgCl इसका और होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको आगे ना फॉर्मूले याद रख देने हैं, और इनके अलावा इनके नाम आपको याद होने चाहिए सभी ओर के। फिर अगर हम चाहें तो इन सबको एक अलग तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो हम सभी ओर को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे कि जो ऑक्साइड फॉर्म में है उनको हम कहेंगे ऑक्साइड ओर, ठीक। ऑक्साइड ओर का एग्जांपल देखो, जैसे Al2O3, तो देखो ऑक्साइड है ना ये, तो ये कौन सी ओर हो जाएगी, ऑक्साइड ओर हो जाएगी। फिर उसके बाद में कार्बोनेट ओर हो सकती है, कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट ओर कौन सी हो जाएगी, जिसमें कार्बोनेट होगा, ठीक है। लाइक ZnCO3, CaCO3, है ना, ये सारे के सारे कार्बोनेट हो जाएंगे। फिर सल्फाइड ओर हो सकती है, सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर कौन सी होंगी, जिनमें सल्फाइड होगा CuFeS2, है ना, PbS, ये सल्फाइड ओर हो जाएगी। फिर हैलाइड ओर भी हो सकती हैं, जिनमें हैलोजन होता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिखा था AgCl का, तो सल्फाइड ओर हो सकती हैं। इसके अलावा सिलिकेट्स भी हो सकती हैं। मोस्टली जो पत्थर है, जितने भी सीमेंट हुआ, जो कुछ भी, वो सारी की सारी सिलिकेट्स ओर होती हैं, सिलिकेट ओर, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है, जितने भी सिलिकेट्स हैं वो सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके अलावा सिलिकेट के अलावा नाइट्रेट ओर भी होती हैं, नाइट्रेट ओर, ठीक है। नाइट्रेट ओर का एग्जांपल KNO3 होता है, ठीक है। तो ये सारे फास्फेट ओर भी होती हैं, 7 फास्फेट ओर, ठीक। फास्फेट ओर ये सारे के सारे जो हैं इसमें हमने क्लासिफाई कर दिया, मतलब जितने और मैंने आपको बताए थे इससे पहले उन्हीं को ही हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। हमें जस्ट फॉर्मूला चेक करना है कि कौन से फॉर्मूले में क्या आ रहा है, और उस
उसके हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया आज आइसोलेशन ऑफ मेटल्स का, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और कल मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा कि ये कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है और कौन कौन से इसके अंदर मेथड जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो छोटा सा लेसन है ये, 3-4 दिन में 5 दिन में पूरा हो जाएगा, तो जल्दी से अपने इसको कंप्लीट कर देते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है इस लेसन में से आपको आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह इसके अंदर नहीं है, थ्योरेटिकली आपको